बच्चों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर में, जैसा कि पिछले दिनों वर्ण विचार हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते। जैसा कि हम बताए थे पिछले दिनों व्यंजन के बारे में, जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन ध्वनियों में ध्वनि सीधे कंठ से बाहर नहीं आती। हिंदी भाषा के अंतर्गत व्यंजन की संख्या 39 बताई गई है। अब इसमें यह बताना है हमको कि अगर आपको कोई व्यंजन लिखना है, जैसे र है, तो र पूर्ण तब होगा, ये र इस तरीके रहता है, जब इसमें अ जुड़ जाता है तो यह र ऐसे बन जाता है, अर्थात यह र पूर्ण हो जाता है, तब जा कर के बनता है। इसीलिए कहा गया कोई भी व्यंजन बोलने के लिए उसमें स्वरों की अवश्य आवश्यकता होती है। तो इनकी संख्या है 39। व्यंजन के भेद 4 व्यंजन बताए गए हैं: स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है स्पर्श करना, छूना, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु फेफड़े से निकलकर मुंह से बाहर आने से पूर्व कंठ, मूर्धा, जिह्वा, ओष्ठ, दांत आदि का स्पर्श करती है, उसे स्पर्श कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं, जो 5 वर्गों में विभक्त हैं। वे इस प्रकार हैं: स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, जो 5 वर्ग में विभक्त हैं। वर्ग जैसे क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंगा। च वर्ग का मतलब होता है च छ ज झ इया। ट वर्ग का मतलब होता है ट ठ ड ढ अड़ा। त वर्ग का मतलब होता है त थ द ध न। और प वर्ग का मतलब होता है प फ ब भ और म। इसका मतलब यह है कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या होती है 25। वर्ग का मतलब ये होता है, जैसे अगर क वर्ग कह दिया गया तो उसके आगे के 5 अक्षर, च वर्ग कह दिया गया उसके आगे के 5 अक्षर। इसके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे क वर्ग का उच्चारण स्थान। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कंठ का मतलब होता है गला। क ख ग घ और अंगा। उसके बाद आप देखें च वर्ग का उच्चारण स्थान, च छ ज झ और इया, इसका उच्चारण स्थान है तालु। उसके बाद हम देखेंगे ट ठ ड ढ और अड़ा, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। त थ द ध और न, इसका उच्चारण है दंत, अर्थात दांत से जो बोला जाए। प फ ब भ और म, इसको ओष्ठ के सहारे यानी बाहर से बोला जाता है। ओष्ठ के सहारे इसको जैसे हम लोग बोलते हैं, तो यही आपका प वर्ग के अंतर्गत आ जाता है। अब हम जानकारी लेंगे उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण के समय जीभ पीछे की ओर जाकर एक झटके के साथ आगे गिर जाती है, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ये हैं ड़ और ढ। हमने पहले भी बता दिया है, ड़ और ढ ये इनको प्रयोग के आधार पर बना लिया गया है। इसी को आगत, उच्छिप्त, प्रयोग आधार पर गढ़े गए व्यंजन, ये सब इनको कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? इनकी संख्या होती है 4, य, र, ल और व। ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। अब हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिसको उच्चारण करने में मुख से गर्मी निकले, स, ख, श और ह, ये आपका ऊष्म व्यंजन इसी को कहते हैं, श, ख, श और ह को। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं? जो वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन, वह अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं। अर्थात अंग और अह ऐसे शब्द हैं जो स्वर और व्यंजन न होने पर भी इनके साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्हीं को अनुस्वार और विसर्ग हम लोग कहते हैं। ये अंग और अह क्या है आपका? अयोगवाह, आफ्टर साउंड जिसको कहते हैं। अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ है
जो मेल न होने पर भी साथ रहे वही है अयोगवाह। अयोगवाह ध्वनियों के प्रकार। अयोगवाह ध्वनियों के 3 प्रकार होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार का उच्चारण स्वर के उपरांत किया गया है तथा इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि का संचार होता है। लिखते समय स्वर के ऊपर बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुस्वार का प्रयोग नंदा, मंगल, कंठ, गंगा। जैसे अनुस्वार का मतलब ये होता है ऊपर एक अंक की मात्रा, इसका उच्चारण बिंदु के रूप में ऊपर किया जाता है, जैसे नंदा, मंगल, कंठ, गंगा आदि। अनुस्वार के बाद अनुनासिक आ जाता है। अनुनासिक का मतलब जिसको हम लोग चंद्रबिंदी कहते हैं, जैसे चांद, मांग, ये आपका अनुनासिक है। चांद, मांग, ये आप सबके अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम लोग अनुनासिक का मतलब जैसे मांग, आंख, जिसको चंद्रबिंदी कहते हैं, यह समस्त स्वरों के साथ उच्चारित किया जाता है। अब हम देखेंगे अनुनासिक के बाद विसर्ग। विसर्ग किसको कहते हैं? विसर्ग का मतलब जिसको इस तरीके से 2 मात्राएं जो लगा दी जाती हैं, जैसे अतः, ये आपका विसर्ग है। क्या है? इसको कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन के अंत में इसका प्रयुक्त होता है, जैसे अतः है, प्रातः है, को ये सब क्या है? ये आपके विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। हलंत के बारे में हम लोग देखेंगे। जिन व्यंजन में स्वरों का प्रयोग नहीं होता उस व्यंजन को हलंत का चिन्ह लगाकर प्रकट किया जाता है, जैसे विद्यालय, विद्यार्थी आदि। जिन व्यंजन में स्वरों का प्रयोग नहीं होता उस व्यंजन को हलंत अर्थात जो आधा लिखा जाता है, जिसमें स्वर नहीं रहता, जैसे विद्यार्थी है तो द हमको आधा ही तो पढ़ा जा रहा है, विद्यालय है तो द इसमें आधा ही पढ़ा जा रहा है, ये हलंत के अंतर्गत आ जाते हैं। हलंत इसमें लगा करके इसको पूर्ण कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अब हम देखेंगे कि मानव कौन कौन से वर्ण कहाँ से बोलता है। कंठ यानी गले से क्या क्या बोला जाता है? अ, आ, अह, क, ख, ग, घ और अंगा, ये आपका गले से बोला जाता है। इसके बाद हम लोग और देखते हैं मूर्धन्य, यानी जीभ के नीचे वाले हिस्से से, जिसको हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। री, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, श और ढ़। ढ़ मीन्स लड़ाई। तालव्य का मतलब ये होता है, जैसे आप देखें यहाँ पर बना हुआ है, मुख के ऊपर वाले भाग को तालव्य कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या बोलते हैं? ई, च, छ, ज, झ, य और य और श। दंत का मतलब जो दांत के सहारे से बोला जाए वही दंत होता है। त, थ, द, ध, न, ल, श, ज, ये दंत के सहारे बोले जाते हैं। ओष्ठ का मतलब जो ओठ के सहारे बोला जाए, जैसे यहाँ पर ओठ का निशान ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उ, प, फ, ब, भ, म, व। इसके अतिरिक्त व और फ ऐसे वर्ण हैं जो दांत के नीचे होठ के सहारे बोले जाते हैं। नासिका का मतलब जो नाक से बोला जाए। अंगा, या, ड़, न, म, ये सब नाक से बोले जाते हैं। अब नीचे कुछ सार संक्षेप दिया गया है, आप लोग देख लें। भाषा की लघुतम इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमिक स्वरूप को क्या वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमिक स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं? जिन ध्वनियों में स्वर की आवश्यकता पड़े बोलने के लिए, उसी को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के जो है 4 भेद, स्पर्श, उच्छिप्त, अंतस्थ और ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, ख, श और ह। अयोगवाह न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं,
परंतु इन दोनों के साथ इसका प्रयोग भी किया जाता है। अयोगवाह ध्वनि 3 प्रकार की होती है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये आपकी अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अब इसके आगे एक्सरसाइज दिया गया है। हम एक्सरसाइज को पढ़ पढ़ करके बता दे रहे हैं, आप लोग समझ लें। जैसे सबसे पहले है वर्णों को परिभाषित करते हुए उसके भेद बताइए। तो वर्ण को परिभाषित करने को क्या मतलब वर्ण की परिभाषा बताना है और उसके भेद बताना है। तो इसकी परिभाषा ये है, भाषा की वह लघुतम इकाई जो मौखिक रूप से भाषा को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों के चिन्ह के रूप में विद्यमान है, उसे वर्ण कहते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं। और वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। बुक में चैप्टर 2 के पहले पेज पर दिया गया है, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जान लें, जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, जो जहाँ से हमने आज पढ़ाना शुरू किया है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है? अनुस्वार किसको कहते हैं और अनुनासिक में किसको कहते हैं? अनुस्वार और अनुनासिक में यह अंतर होता है कि लिखते समय स्वर तथा व्यंजन के ऊपर एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये अनुस्वार है, और अनुनासिक में उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है तथा इसका बिंदु इस तरीके से लगता है। यही इन दोनों में अंतर है। उसके बाद आप देख लें, वर्णमाला में निहित स्वर तथा उनके चिन्ह बताइए। यानी जो अ से लेकर के आपका अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ है, ये आपके स्वर हैं। इनके निहित चिन्ह यानी इसकी मात्राएं कैसे लगती हैं, यही आपको बताना है। अब नीचे लिखे ध्वनियों को देखकर बताना है कि इनका उच्चारण मानव किस स्थान से करता है। ये अभी हमने आपको जो बताया, आप वहाँ से उसको देखेंगे। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। आप देख लें, वर्ण भाषा की क्या है? तो सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई पहले में भरा जाएगा। व्यंजन के 4 भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के मात्रा चिन्ह जो होते हैं उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि। स्वरों के मात्रा चिन्ह ध्वनि होते हैं। अयोगवाह के 3 भेद होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। जो हमने बताया, अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है? तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से ध्वनि का संचार होता है। ये तो नासिका से जो किया जाता है वही अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। सबका उच्चारण स्थान लिखना है। आप लोग इसको बुक से देख करके लिख लेंगे। और यही आज का आपका एक्सरसाइज है, यही आज आपका अभ्यास है। ये पूर्ण हो जाता है यहीं पर। 2 चैप्टर आपका लैंग्वेज में हो गया। और अगले दिन हम आपको अगले चैप्टर यानी शब्द विचार के बारे में पढ़ाएंगे। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।